नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एनालिसिस के अंदर। इसके अंदर जो हम जो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स आते हैं दोनों ही न्यूज़पेपर के अंदर वह डिस्कशन करते हैं। आज 9 सितंबर है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा जो आर्टिकल है यानी जो एडिटोरियल है वह हमारा दैनिक जागरण से है, जिसमें कहा गया भी जो वैश्विक अनाज के संकट यानी विश्व के अंदर जो अनाज का संकट बढ़ रहा है उसके बारे में है। इसके अंदर कहा गया अभी बढ़ती जनसंख्या से उत्पादन में कमी और आपूर्ति श्रृंखला में बाधा और साथ ही साथ मौसम में जो बदलाव हो रहा है उसकी वजह जो खाद्यान्न है उनकी जो मांग है वह निरंतर बढ़ती जा रही है, यानी उनका उत्पादन कम हो रहा है जिसकी वजह से उनकी मांग बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसके अंदर अगला कहा गया अभी जो विश्व की जो जनसंख्या में इस समय लगभग 8 अरब लोग हैं। अगर आज की बात करें तो आज विश्व की जो जनसंख्या है वह लगभग कितनी है? 8 अरब है, जो 2050 तक बढ़कर 9 अरब हो जाएगी। इसके अंदर विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन है उसने एक अनुमान लगाया भी 2027 तक जो विश्व की जो जनसंख्या है वह कहीं ना कहीं जो खाद्यान्न है उनसे यानी खाद्यान्न से समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, खाद्यान्न संकट उनके मामले में पैदा हो जाएगा। पिछले कुछ दशकों में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता की अगर हम बात करें तो वह भी क्या आई है? निरंतर कमी आई है। ठीक है, उसी के साथ साथ इसके अंदर का भी जो उपभोग है उसमें भी क्या आई है? कमी आई है, यानी जहाँ जहाँ उत्पादन कमी आई है तो लोग उपभोग करना भी कम कर दिया है। अगर हम गेहूं और चावल की जो कृषि है उसके भी अंदर निरंतर क्या आई है? कमी देखने को मिली है। ठीक है, अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं में लगभग 77 करोड़ टन की यानी खेती होती है, जो अभी उसके अंदर 1% की कमी आई है। पिछले वर्ष की तुलना में उसमें भी 1 वर्ष की क्या आई है? कमी आई है। ठीक है, अगला इसके अंदर क्या कहता है? आगे इसके अंदर भाई खाद्यान्न की कमी से जो गरीब देश के बच्चे हैं उनके अंदर जो कुपोषण की समस्या से ग्रसित हो जाते हैं, यानी जो गरीब तबके के लोग हैं या जो गरीब देशों के लोग हैं तो उनके जो लोग हैं उनके तक तो पोषण पहुंचना चाहिए खाद्यान्न के माध्यम से, वह पूरा पोषण नहीं पहुंच पाता है। आगे कहता है उत्पादन में कमी के बीच जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो गया था वह भी कहीं ना कहीं एक कारण बन गया। ये दोनों देश क्या करते थे कि जो 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 रूस और यूक्रेन थे वह गेहूं का कम से कम दोनों देश 1/4 भाग गेहूं का यानी निर्यात करते थे या उनका उत्पादन करते थे ताकि देश को पूर्ति करवाते थे। जो का 1/3 भाग जो सूर्यमुखी है जिसको हम सूरजमुखी बोलते हैं उसका 3/4 भाग का ये क्या करते थे? उत्पादन करते थे। इसी के साथ ये 55 देशों में 10% उत्पादन की पूर्ति भी करते थे, यानी जो 55 देश थे उनके 10% पूर्ति के उत्पादन कौन करते थे? रूस और यूक्रेन करते थे, क्योंकि अभी ये दोनों युद्ध की स्थिति में तो अभी ये जो उत्पत्ति है ये भी नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं इनको भी जो यानी जो अनाज है जो खाद्यान्न है वह भी बाहरी देशों से निर्यात करना पड़ रहा है। ठीक, इसके कारण और भी कहा भी जो यूक्रेन की बात करें कहीं ना कहीं जो बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति है वह भी कहीं और बर्बाद करती है, यानी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति इस स्थिति को और ज़्यादा भयावह बना देती है, यानी बहुत ज़्यादा भयानक बना देती है। ठीक है, क्योंकि मौसम के जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता जा रहा है जिसकी वजह से खाद्यान्न में और नकारात्मक प्रभाव पड़ते जा रहे हैं। इसी बीच में इसमें कहा गया जो गेहूं की कीमतों में लगभग 24% का उछाल आया है। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो इससे जो हमारे जो विकासशील देश हैं, विकसित देश के जो विकासशील देश है वो ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। और इसके अंदर कहीं ना कहीं जो पेट्रोल की जो कीमतें हैं यानी जो हमारे जो पेट्रोलियम पदार्थ है उनकी कीमत भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से खाद्यान्न का जो ट्रांसपोर्ट खर्चा है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके अंदर खाद्यान्न की कीमत है वह और कहीं बढ़ती जा रही है। अगला क्या कहता है? आय के बढ़ने से खर्च के कारण कई देशों में विदेशी मुद्रा भंडार है वह भी कम होता जा रहा है। जैसे पेट्रोल का आयात करते हैं, खाद्य उत्पादनों का आयात करते हैं, जिससे क्या होगा हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वह भी निरंतर क्या होता है? कम होता जा रहा है, जिससे हम आयात और ज़्यादा नहीं कर पाएंगे और खाद्यान्न की जो स्थिति है वो और भयावह होती जाएगी। अगला क्या है? जो कृषि मंत्रालय के अनुसार खाद्य का उत्पादन घटता है तो खरीफ की फसल की घटन यानी घटा है, यानी जो पहले के मुकाबले देखें तो कभी जो पहले उत्पादन होता है उसका मुकाबले अभी भी क्या है? घटा है। आगे क्या कहता है? जो खरीफ की फसल इस वर्ष लगभग 1.5% की गिरावट आई है। जो हमारी खरीफ की फसल है उसमें भी कितने प्रतिशत है? 1.5% की गिरावट आती है और कुल 104 करोड़ हेक्टेयर खरीफ की फसल का बोई हुई है। ठीक है, अगला कहता है भी जो जब की पास 37 करोड़ हेक्टेयर की धान की बुआई है जो कि पिछले वर्ष कितनी थी? 39 करोड़ थी। ठीक है, तो कहीं न कहीं जो हमारा जो धान की कृषि है वह भी लगभग 2 करोड़ हेक्टेयर भूमि की भी कमी आई है। ठीक है, और इसके अंदर कहा गया जो बारिश है
जब भी जो भूभाग है वह बारिश के कारण भी बर्बाद हुए हैं, या कहीं पे भी जो बारिश नहीं हुई है उसकी वजह भी क्या हुआ है, भी औसत जितनी बारिश होती है उससे भी कम हुई है। इसके एग्जाम्पल दे रखा है, जो बंगाल है वहाँ पर 28% बारिश कम हुई है, उत्तर प्रदेश के अंदर 44%, बिहार के अंदर 40% और झारखंड के अंदर 28% बारिश है वो कम हुई है। एक इसके अंदर एग्जाम्पल दे रखा है बुंदेलखंड का। जो बुंदेलखंड है वह लगभग 80% सोयाबीन की कृषि करता है, मगर इस बार ठीक है बारिश की कमी के कारण वहाँ केवल 15 और 20% की ही बुआई हुई है। ठीक है, इसी तरह जो कुछ राज्यों में क्या है भी बारिश की कमी के कारण बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इससे क्या होगा भी बारिश की कमी के कारण जो छोटे किसान हैं, जिनकी जो सिंचाई की निर्भरता है वह ज़्यादातर बारिश पर ही निर्भर करती है, तो उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, जिनके पास सिंचाई के साधन है उन पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा, प्रभाव तो पड़ा है मगर उनकी तुलना में कम पड़ा है। मगर जो छोटे किसान हैं जिनके पास सिंचाई की सुविधाएं नहीं हैं उन पर क्या है इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अगला है गेहूं की कीमतों में भी 12% और अच्छे किस्म का जो चावल है उसमें 6% की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। यानी जो लोग गेहूं और चावल खरीद कर अपनी पूर्ति करते हैं उनके भी जो कहीं न कहीं जो बजट है वह भी कहीं कहीं बढ़ गया है। ठीक है, तो वह क्या करेंगे भी कम मात्रा में खरीदने का करेंगे या उसके वैकल्पिक तलाश देंगे जिनके अंदर पोषण की मात्रा कम होती है। एक इसके अंदर कहा गया भी मई 2021 इसके अंदर सर ये कहा गया है भी सरकारी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास जो चावल को स्टोर करने के लिए तो साधन है मगर गेहूं के लिए ऐसे संसाधन नहीं है। ठीक, अगला क्या है भी मई 2022 के अंदर सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, तो सरकार ने कहा था भी हम अपनी घरेलू पूर्ति करेंगे और जो निर्यात हम नहीं करेंगे। तो अभी जो भारत बांग्लादेश के बीच में जो 4 दिवसीय जो हमारी बांग्लादेश की राष्ट्र प्रधानमंत्री थी भारत के 4 दिन की दौरे पर आई थी, तो उन्होंने गेहूं के निर्यात के बारे में कुछ कहा था और वो कह रहे थे भी हम जो यूक्रेन से या बाहर से जो निर्यात कर रहे हैं उससे हमें 10% से ज़्यादा महंगा गेहूं मिल रहा है भारत की तुलना में। ठीक है, अगला इसके अंदर कहा गया भी जो इसी के साथ जो हमने जो कोरोना महामारी के अंदर जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की योजनाएं भी उपलब्ध करवाई थी। ठीक है, और जिसे हमें इस महीने जो पहले महीने समाप्त होने वाली थी जो अभी आगे मार्च 2022 में समाप्त होनी थी वह कभी आगे और चलने वाली है। और कहीं कहीं भी पिछले अपेक्षा 3 लाख टन से अधिक आयात करना पड़ा है। ठीक है, यानी पिछले वर्ष की अपेक्षा हमें 2.3 लाख टन से अधिक आयात करना पड़ा है। और भारत दालों का उत्पादन यानी जो दाल है हमें जो पहले जो उत्पादन करते हैं उससे हम 2.3% अधिक यानी इतना लाख टन दालों का अधिक आयात किया है। और वैसे भी हम उत्पादन के आयात के मामले में दालों के मामले में सबसे अग्रणी है, उत्पादन भी अधिक करते हैं, आयात भी अधिक करते हैं और उपभोग भी सबसे अधिक करते हैं। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल था जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जितने भी आर्टिकल थे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट यही आर्टिकल था। इसमें हम कुछ देख लेते हैं हमारी तरफ से जो जोड़ा है भी खाद्य सुरक्षा की जरूरत क्यों हमें। ये तो खाद्य सुरक्षा की निगरानी हमें नियमित रूप से करनी चाहिए। जो आगे की राह है भी क्या क्या कर सकते हैं भी खाद्य सुरक्षा की तीव्र वृद्धि और तत्कालीन आवश्यकताओं के ध्यान दिलाती है कि सरकार देश में खाद्य सुरक्षा की स्थिति को नियमित निगरानी के लिए एक प्रणाली विकसित करे। यानी जो खाद्य के अंदर जो चोरियां होती हैं या अनियंत्रित भंडार होते हैं उनको भी नियंत्रित करने के लिए कुछ तंत्र बनाए। खाद्य सुरक्षा योजना को दायरे का भी विस्तार किया जाए, जैसे पीडीएस जैसी स्कीम है या एक राशन एक कार्ड जैसी योजना है उनका बहुत मात्रा में विस्तार करें ताकि विस्तार करें भी गरीब लोगों को राशन सस्ते दामों पर पहुंच पाए। अगला है विकास और मानवीय नीतियों को सुमेलन करना चाहिए और आवश्यक विषयों व मानवीय विकास और शांति निर्माण और किया जाना चाहिए ताकि संवेदनशील परिवार व खाद्यान्नों के लिए अपनी संपत्ति की बिक्री के लिए बाध्य हो। ठीक, यानी भी जो मानवीय या जो कानून बनाए जाने चाहिए वह मानवीय तौर पर बनाए जाने चाहिए ताकि जो गरीब लोग हैं जो वह भी खरीद पाए और वह कहीं ना कहीं अमीर यानी ज़्यादा कीमत पर खाद्यान्न को खरीदने के लिए बाध्य ना हो। अगला कहता है पौष्टिक भोजन की लागत को भी कम करना चाहिए। जो पौष्टिक भोजन है उनकी जो लागत है उनको कम करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे सरकार को जैसे जो दलहन कृषि है उसको बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहन करना चाहिए। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है हमारा द हिंदू से आर्टिकल है। ठीक है, इसके अंदर जैसे WTO ने अभी मंकी पॉक्स को भी कहीं कहीं महामारी का दर्जा दिया है, तो इसके अंदर जो हमने कोविड-19 से कुछ प्रभाव ऐसे थे जिससे हमें कुछ सीखने की जरूरत है, इसके बारे में इसमें गौर किया गया है। क्या कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को दुनिया की सबसे गंभीर महामारी में शामिल किए जाने की बात कही थी।
ठीक है। इसी के साथ क्योंकि पिछले 100 वर्षों में ऐसा नहीं देखा गया जितना उस महामारी के अंदर हुआ था। इसमें एक एग्जाम्पल दिया भी, इसमें 18 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी और 120 मिलियन लोग ऐसे थे जो गरीबी के अंदर चले गए थे, यानी उनकी स्थिति कुछ इतनी खराब हो गई, वह भी गरीब हो गए। कितने? 120 मिलियन लोग। अगला कहता है, वैश्विक मंदी की स्थिति में लोग, एक सरकार तथा संस्थान अकेले आपातकाल की स्थिति से निपटने में सक्षम नहीं है। यानी इस प्रकार की जो वैश्विक मंदी की स्थिति होती है, ऐसे में केवल एक सरकार या एक देश इससे निपटने के लिए सक्षम नहीं है। इसके लिए हमें मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। इसी के साथ कहा गया भी, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को भी एक अंतर्राष्ट्रीय चिंता या सार्वजनिक आपातकाल के रूप में घोषित किया है। आगे इसमें देखो कोविड-19 का जो उच्च न्याय वाली अर्थव्यवस्था, यानी जो उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था थी, उन पे जो उसका प्रभाव है, उसका धीरे धीरे उसके असर से कम हो रहा है। जबकि जो निम्न मध्यम आय वाले देश हैं, उनमें भी अभी इसका सुधार देखने को नहीं मिला है। अगर हम भारत की बात करें तो आरबीआई ने पीछे एक रिपोर्ट निकाली जिसमें कहा था कि जो कोरोना का जो प्रभाव है आने वाले 10 से 15 वर्षों तक है हमें देखने को मिल सकता है, यानी मिलेगा अभी, ऐसा कुछ आरबीआई ने एक रिपोर्ट में कहा था। तो ये बात आज इस आर्टिकल में भी कही गई है। अगला कहता है, मार्च 2022 तक कम से कम आयात और देशों में केवल 3% लोगों को खुराक का टीका मिला था। यानी जो कम आय वाले लोग थे उनको जो टीके था उसका 3% ही लोग को प्रथम चरण के टीके दिए गए थे। जैसे कोरोना की 2 खुराक लगती है, यानी 2 चरण में होते हैं, एक इंजेक्शन लगता है, एक बाद में लगता है। तो उसमें जो पहला इंजेक्शन था वह 3% ही लोग ले पाए थे कम आय वाले देशों में, जबकि वहीं पर उच्च आय वाले देशों की बात करें तो वह 60% के आसपास था। एक PHEIC के अनुसार कहा भी, एशिया को छोड़कर सभी देशों ने इसकी सावधानी नहीं बरती। ठीक है, जो कोरोना के अंदर जैसे लॉकडाउन जैसी स्थिति थी या सामाजिक दूरी जैसी स्थिति थी, उनको पालन उन्होंने नहीं किया, जिससे क्या कि महामारी और ज़्यादा भयंकर हो गई। तो भारत दुनिया के लगभग 60% टीकों का उत्पादन करता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र वास्तव वैक्सीन का भी 60% हिस्सा है। ठीक। अगला कहता है, जो आगे की राह है, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वह थे, क्योंकि ये डाटा हमें काफ़ी बार भी डिस्कस कर लिया है। इसके बाद आगे की राह हमारी क्या होनी चाहिए? क्या कहता है, किसी भी वायरस के डेटा साझाकरण व जीनोम अनुकरण जैसी महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए। यानी हमें एक ऐसा तंत्र बनाना चाहिए जिसके अंदर जो डाटा है उसको हम साझा कर पाएँ। जैसे मंकी पॉक्स का अगर भारत के अंदर कोई केस आता है तो उसका जो डेटा है वह हमें अमेरिका, कनाडा जैसे विदेश देशों में भी देना चाहिए, ताकि उस पर अधिक से अधिक शोध हो पाए। ठीक है, जीनोम अनुकरण यानी जो जिसकी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसको भी हमें शेयर करना चाहिए। इसके बाद में क्या है, इसे औपचारिक रूप से सरकारों व संसदों प्रति चेतावनी प्रणाली भी विकसित करनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या जो सरकार है उनको एक सार्वजनिक तौर पर एक चेतावनी प्रणाली विकसित करनी चाहिए, जो आने वाली महामारी की चेतावनी दे लोगों को, ताकि लोग उससे पहले ही सावधानियां बरतनी शुरू कर दें। अगला क्या है, एक उच्च वित्त पोषित के साथ त्वरित प्रक्रिया तंत्र को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह जो हमारे लोगों को वित्त पोषित भी करने के लिए एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए, ताकि एक महामारी से अगर हम अलग से एक बजट रख लें, ताकि जिससे हम आगे भविष्य में अगर ऐसी कोई महामारी आती है तो हमारे पास उसके पहले ही वित्त हो। और उस निवेश का उद्देश्य केवल सार्वजनिक नहीं और निजी क्षेत्र में दोनों में मिलकर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं भी सार्वजनिक करे तो निजी नहीं करेगा, निजी करे तो सार्वजनिक करेगा। ये जो ये अंतर है उसको हमें कम करना होगा। अगला कहता है भी, एक वैश्विक महामारी को अमल में लाया जाना चाहिए। ठीक है, तो एक जो वैश्विक महासंधि यानी एक ऐसी संधि बना दीजिए जिसमें जो पूरा विश्व एक साथ मिलकर कार्य करे, और न केवल एक राष्ट्र व सामाजिक आर्थिक असमानता भी कम करनी होगी, और बल्कि भविष्य की राष्ट्र आर्थिक स्थितियों के लिए वैश्विक महामारी तैयार बनती है। यानी ऐसी है भी जो भविष्य में ऐसी महामारी ना आए, उसी को ध्यान में रखते हुए ऐसी संधि का विकास करना चाहिए तो पूरी वैश्विक तौर पर हो, न कि कोई देशों पर हो। और इसमें भारत को अपनी अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए, यानी भारत को इसके अंदर पहल करनी चाहिए। ठीक है, अगला जो आर्टिकल था हमारा, ये कहीं न कहीं हमारे दैनिक जागरण से संबंधित था, जो सैन्य अभ्यास से संबंधित था। इसके अंदर कहा गया है जो भारत है वह अभी रूस के साथ जो हमारा वास्तवांग जो अभ्यास हो रहा था वह अभी संपन्न हुआ है। तो इसके अंदर करीब कई परिप्रेक्ष्य दिखाए गए जो युद्ध अभ्यास से कैसे फायदे हमें हो सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कहा गया है इसमें भारत और रूस, चीन भी इसके साथ जुड़े हुए थे, जिसके बीच सीमा साझा का लंबा विवाद भी चल रहा है। तो ऐसे अभ्यास के अंदर हमें जो चीन को भी साथ लेकर चले थे, जिससे क्या हो गया हमारा जो सेना जो हमारे साथ इसके साथ सीमा विवाद चल रहा है और साथ में हम युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा हमारा उनके बीच में जो तालमेल है वह ज़्यादा अच्छे से होगा और हम जो विवाद है उसको भी धीरे धीरे कम कर पाएंगे। ठीक है, इसके अंदर कहा गया भी यानी इसका यह रुख केवल विरासित क्षमताओं बल्कि नहीं सार्वजनिक लाभ व सामान्य विचार वाले देशों के साथ भी करने की राजनीतिक दृढ़ता को भी दर्शाता है। यानी ये जो अभ्यास होता है
ये केवल और केवल युद्ध से संबंधित नहीं होता। इसमें कहीं ना कहीं जो हमारी जो राजनीतिक परिपक्ष है, यानी कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जो पक्ष है, वह भी साथ मिलकर कार्य करते हैं, जिससे क्या होगा, जो भी लोगों के बीच में या जो राजनीतिक सरकारें होती हैं उनके बीच में भी तालमेल बनेगा। ठीक है। रूस के साथ युद्ध अभ्यास कर रहे किसी भी देश को लेकर अमेरिका ने कड़े आग्रह किया, यानी अमेरिका इसके साथ कहीं ना कहीं विरोध कर रहा है भी, रूस के साथ अभी युद्ध अभ्यास न करो, क्योंकि जो रूस है उसने यूक्रेन पर युद्ध थोपा है। हालांकि रूस के साथ भारत का पहला युद्ध अभ्यास नहीं है, इसके पहले भी हमने कभी जो ब्रज प्रहार जैसे काफ़ी जो सॉरी उससे पहले भी हमने काफ़ी इनके साथ युद्ध अभ्यास किए, मगर इसके अंदर ऐसा भी नहीं है भी हम केवल चीन रूस के साथ ही करें, हम अमेरिका के साथ भी संतुलन बना के चल रहे हैं। ठीक है। इसके साथ के भारत के अलावा चीन, इसके कौन कौन से चीन था, इसके अंदर लाओस था, मंगोलिया थे और निगारुआ था और सीरिया थे और कई अन्य पूर्वोत्तर राष्ट्र भी थे इस युद्ध अभ्यास के अंदर। भारत और इसमें लगभग 1/2 कि भारत की कौन सी जो गोरखा रेजिमेंट थी इसने इसके अंदर भाग लिया था। ठीक है। संयुक्त युद्ध कौशल हासिल, यानी ये बस ये बात है भी जो युद्ध अभ्यास होता है उससे जैसे हम कहीं ना कहीं जो सेनाएं होती हैं वह दोनों आपसी सेनाओं का कौशल से, यानी दो आपसी सेनाओं से कुछ ना कुछ सीखती ही हैं। ठीक है। आगे इसके अंदर क्या करें, जो नौसेना है, नौसेना के पीछे यह मकसद, यानी इसके अंदर क्या था भाई, भारत ने जो समुद्र के अंदर जो अभ्यास होना था उसको मना कर दिया, क्योंकि जो ये अभ्यास था वह कहीं कहीं जापान के पास हो रहा था, जिसका जापान ने इसकी आपत्ति जताई, जिसकी वजह से भारत ने कहा भी हमारे जापान के साथ रिश्ते खराब ना हो तो हम क्या करेंगे, ये समुद्र के अंदर अभ्यास नहीं करेंगे, हम केवल भूमि पर करेंगे। और यह अभ्यास कहाँ पे किया गया था, रूस के साथ हमारा अभ्यास रूस की भूमि पर किया गया था। ठीक है। अगला क्या कहता है इसके अंदर, इसमें एक प्रकार का संदेश दिया कि अलग थलग नहीं पड़ा है, यानी इसके अंदर जैसे भी रूस है वह कहीं ना कहीं यह संदेश दिया भी वह अभी दुनिया से अलग थलग नहीं है। कुछ ऐसे देश हैं जो इसके साथ है, जो सामरिक और उसके साथ प्रणाली में साथ खड़े हैं, जिसमें चीन और भारत भी उसके साथ है। एक इसके अंदर बात क्या है कि भी जहाँ चीन, अमेरिका और रूस है वह भी अपने हित देखते हैं, तो भारत को भी कहीं ना कहीं अपने हित के बारे में सोचना चाहिए भी, अपने हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। जैसे अभी हम ये भी देख सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसके अंदर भारत ने रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीदा था, जिससे क्या हुआ था, भारत भी हम कह सकते हैं भी भारत अपने हित देखता है, यानी किसी के दबाव में नहीं था। हमारी विदेश नीति सबसे अलग है। ठीक है। अगली जो एक न्यूज़ थी, ये एक एडिटोरियल था, वैसे तो ये जो समलैंगिक से संबंधित, अभी जो समलैंगिक जैसी स्थिति है वह कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है उसको वैवाहिक जो संबंध होता है उससे दूर रखने का प्रयास करती है। इसके अंदर वैसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं था, इसके अंदर एक एंथ्रोपोलिज्म सिद्धांत के बारे में कहा था, जिसमें अंदर कहा गया था कि वैवाहिक संबंधों में जो बिखराव को समझने में सहायता करता है। इस सिद्धांत में ऐसे व्यक्तियों को, लोगों को संदर्भित करता है जो स्वयं के मूल्यों के आधार पर दूसरों के मूल्यांकन करते हैं। यानी हम जब किसी को अपना मूल्यांकन किसी दूसरे के आधार पर करते हैं तो वह कौन सा सिद्धांत होता है, एंथ्रोपोलिज्म सिद्धांत होता है। ठीक है। बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है भी, समाजीकरण जैसे परिवार को इसके बदले लोगों को समझाना चाहिए। ठीक है। तो परिवार की जिम्मेवारियों के बारे में या ऐसा उनके बारे में कुछ समझाया गया, तो वैसे एग्जाम रिलेटेड इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं था। मगर इसके अंदर हम ये देख लेते हैं, जो समलैंगिक कहते हैं परिभाषा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या कहते हैं, भारत की संसद या किसी भी राज्य विधानमंडल ने लिव इन रिलेशनशिप की कोई भी व्याख्यात परिभाषा या अधिनियम का निर्माण तो नहीं किया है, परंतु घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 2F है, यानी 2F के अंतर्गत लिव इन रिलेशनशिप को परिभाषा प्रदान की गई है। इस अधिनियम के तहत कहा गया भी जो अन्वयन संपत्तिकृत व्यक्ति घरेलू नातेदार से ऐसे दो व्यक्तियों के बीच में नातेदार प्रेरित जो कि साझी गृहस्थी के साथ रहते हैं या किसी समय पर साथ रह चुके हैं, जब तक समरसता या विवाह द्वारा या विवाह दत्तक ग्रहण की पद्धति के किसी नातेदारी संबंध को संबंधित है, या अभिव्यक्ति कुटुंब के रूप में एक साथ रहने के वाले कुटुंब संबंध। यानी इसके अंदर यह कहा भी कोई व्यक्ति अगर विवाह के बिना भी अगर साथ रहने का यानी रहना चाहते हैं तो उनकी अनुमति ये कानून देता है। ठीक है। अगला जो ये आर्टिकल था ये भी हमारा दैनिक जागरण से आर्टिकल था, जिसके अंदर साइबर सुरक्षा से संबंधित बात कही गई थी। ठीक है। इसके अंदर जो हमारी जो राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो है, जिसको हम बोलते हैं, हम जो NCB थी, सॉरी, जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसने कहा था भी जो पिछले साल की तुलना में जो हमारा जो साइबर सिक्योरिटी है उसके अंदर क्या है भी 6% की वृद्धि हुई है, यानी जो साइबर अपराध है उसके अंदर वृद्धि हुई थी। कहीं ना कहीं इसमें जो आजकल जो इंटरनेट है या जो हमारे फ़ोन कॉल्स है, वीडियो कॉल्स है, तो उन सब का एग्जाम्पल दिया गया, वैसे कोई खास इसके अंदर हमारा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है। तो
उसके अंदर कुछ वैसे ही डाटा दे रखा है जो हमने पहले भी कर लिया था। 2021 के अंदर 52,954 मामले दर्ज किए गए साइबर सिक्योरिटी से संबंधित, तो उन्हीं से संबंधित इसके अंदर कहा गया, वैसे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो वैसे ये देख रहे थे अभी साइबर सिक्योरिटी हमारे लिए ज़रूरत क्यों है। साइबर हमलों की बढ़ती संख्या भी भारत हैकर समूहों के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी क्षेत्रों में से एक है। ठीक है, तो ठीक है, इसलिए हैकर भारतीय फर्मों और डेटा की पहुंच प्राप्त करने के लिए आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है, अभी जो साइबर सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं जो हैकर्स होते हैं या जो इसे जैसे यानी ऐसे कृत्यों को जो अंजाम देते हैं उनको क्या भी क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों को फंसा सकें। साइबर युद्ध का भी अपराध विभाग संयुक्त राज्य अमेरिका के चुनिंदा देशों ने एक जिसमें न केवल साइबर हमलों से बचाव की रणनीति विकसित की है, जबकि काफ़ी अधिक धनराशि भी निवेश कर रहा है। जहां हम कह रहे हैं भी अमेरिका जहां साइबर सुरक्षा से संबंधित काफ़ी अधिक धनराशि खर्च कर रहा है ताकि साइबर सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। इसके अंदर यह भी कहा गया जो कोरोना जैसी महामारी थी उसके बाद में जो डिजिटलीकरण में जितना बढ़ोतरी हुई है उसमें भी कहीं ना कहीं क्या है भी जो महामारी है यानी जो डिजिटल सुरक्षा हमारी और ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत है। इसी के अंदर जो वित्तीय सेवाएं जिसके अंदर बैंकिंग है, बिजली है, विनिर्माण है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र इत्यादि भी शामिल है, वह भी कहीं ना कहीं जैसे आजकल डिजिटल से संबंधित जैसे हम बैंक खाता है तो उसको हम डिजिटली यूज़ करते हैं, बिजली का बिल है, विनिर्माण जैसी सुविधाएं कहीं ना कहीं हम जिसमें डिजिटलीकरण का ज़्यादा ही बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। हमने जो दो न्यूज़पेपर के जो महत्वपूर्ण आर्टिकल थे उनको हमने डिस्कशन कर लिया है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।